होता है कि मौसम या फॉर दैट मैटर टाइम ऐसा होता है, वो मंथ ऐसा होता है या विजुअल ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत, वैसे तो ज़रा जगह खूबसूरत होती है, बट जब आप जाते हैं वो मौसम के हवाले से भी हो सकता है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है, आपको जगह उस तरह की नज़र नहीं आती जैसी वीडियो में है, फिर आप कहते हैं कि हुआ क्या मेरे साथ। हाँ, तो एक तो अपना अपना इंटरेस्ट भी होता है हर किसी का, है ना? ओके। ये भी होता है कि कोई जगह शायद किसी को उतनी अट्रैक्ट ना करती हो जितनी किसी दूसरे नहीं को कर सभी रही फॉर है। एग्जांपल देखो हाँ। एक जगह है जिसका ड्रोन शॉट आपने देखा है, बहुत खूबसूरत ड्रोन हाँ। शॉट, जब आप वहाँ जाते हैं तो वो वैसा नहीं वो लगता आप आपको। ड्रोन के थ्रू ही देख सकते हैं। वो जो आप वहाँ जाके जाहिर है आप समंदरों को और पहाड़ों को आप इतना ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, प्रॉब्ली एक लिमिटेड सी आपको एक वो मिल रही है। बट ऑनेस्टली वाकई कुछ हमारा पूरा मुल्क बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शोएब की बात से एग्री करूँगी बाजू का इतना, लेकिन बहुत इसको आई डोंट नो कैसे इस चीज़ को पुट करना चाहिए, बट सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता ताकि हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस जगह पे जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप एक एक्चुअल पिक्चर उसकी प्रेजेंट करें, यस सो दैट हर कोई देख सके कि क्या वो जगह फैमिली के साथ जाने वाली है, क्या अगर अकेले भी जाना है तो क्या वो जगह उसको अपील करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट हर किसी का डिफरेंट होता है। वेरी ट्रू। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करें भाई। यानी इसमें सिर्फ क्या हो अपने जाता है? व्यूज के लिए आप एक ड्रोन शॉट लगा देते हैं, आप प्लीज बताएं अच्छा यू नो कहाँ से आप वो कुछ लोग हैं जो कर भी हैं, जैसे जमशेद बरकी का मैंने कंटेंट देखा था, आई रियली लाइक हिम, पूरा गाइड करता है कि अच्छा कितने पैसों में आप यहाँ का टूर कर सकते हैं। हाँ। कि यहाँ से आप इस तरह जाएं, वहाँ पे रुकें, वहाँ से जीप लें, हाइकिंग करें, इतने घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर आप फिट हैं इतने घंटे में, अगर फिटनेस पे थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। सो ऐसे जो व्लॉगर्स हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छी तरह से गाइड करते हैं। लेकिन कुछ मैं देखता हूँ कि वो लिखेंगे इस्लामाबाद से 20 मिनट दूर, इस्लामाबाद से घंटा दूर, ये जगह वो जगह। हाँ, और वो घंटा दूर नहीं होता। नहीं होती, वो घंटों दूर होती है, वो घंटों दूर So, होती सच है। नहीं बोलते, तो सिर्फ व्यूज के चक्कर में ऐसा मत किया करें, प्लीज मत किया एक करें, तो हर चीज को क्योंकि आपको इस्लामाबाद देख के लोग पहुंचते इस्लामाबाद हैं। से सिर्फ इतने मिनट की मुसाफिर वैसे मैंने भी एक ऐसा कंटेंट बनाया था, मैंने तावबट में जाके क्यों लिखा किया था आपने ये? इस्लाम, मेरा पूरा कंटेंट था ना, मैंने लिखा अच्छा। था तावबट में जाके कि इस्लामाबाद से सिर्फ 20 मिनट दूर अगर आप हेलीकॉप्टर पर आए तो। मुकम्मल किया था। चलिए अच्छी बात है ना कि ये जरूरी होता है कि मुकम्मल करें। बट नहीं, आज का हमारा टॉपिक ये था कि किस तरीके से आपने सही पिक्चर प्रेजेंट करनी है। प्लीज़ किसी की जान जोखिम में ना डालें, क्योंकि बाज़-औक़ात इतना कठिन रास्ता होता है वो कि आप वहाँ पर जब जा रहे होते हैं आप फंस जाते हैं, ना वेदर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं और ना ही आप फैमिली के साथ वहाँ पे सफ़र कर सक रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़रूर करें। एब्सोल्युटली जी। आगे इससे बढ़ते पहले हैं जी। कि हम आगे बढ़े हैं, ब्रेक पर जाएं, हमारे पास आज एक शख्सियत को याद करने का भी ये वक्त है, चूँकि आज है 3 जुलाई और हम याद करें हसाम काजी साहब को। बिल्कुल जी, 80s में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और इसके अलावा 300 से ज़ायद उन्होंने टीवी ड्रामास किए। तो आए मिलकर उनको याद करते हैं आज। आपको बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि आप महज अपना मुकदमा जीतने के लिए उस पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाएं। देखो मुराद, मेरा और तुम्हारा इस गांव में रहना तुम्हारे लिए न सही, मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं और अकबर अली खान मारवी को अगवा करने और उसे हब्से बेजा में रखने के मुजरिम हैं। हम सब उसके साथ होने वाली हर ज्यादती में किसी न किसी तरह शरीक रहे हैं। डिफेंस के सामने एतराफ करता हूँ, इस बाकिरदार लड़की से मोहब्बत करता था और मोहब्बत करता हूँ। हसाम काजी, आज उनकी 22वीं बरसी मनाई जा रही है। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका काम, उसके कुछ हमने हिस्सा आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आज ही के दिन एक और शख्सियत, बल्कि कहना ये चाहिए कि जुगनी के मौजद, आज हम उनकी बात करते हैं, हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब, उनकी भी आज बरसी मनाई जा रही बिल्कुल जी, है। उन्होंने थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया और इसके अलावा हीर वारिस को उन्होंने 36 मुख्तलिफ अंदाज में गाया है। तो आइए मिलकर उनको याद करते हैं। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे।
भाई वाह। वाओ। जब इंसान बेबस हो जाता है ना, वहीं से मौत से शुरू हो जाते हैं। देखिएगा बाबा, मैं भी एक दिन आप ही की तरह जरूर कामयाब होंगी। चुप कर जाओ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, जवाब दूंगी उन सबको। शहर के हालात जरा ठीक नहीं है। तुम्हारा होने वाला दामाद बड़ा अफसर बना है, उसने इनकार कर दिया तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने को। हलाल की कमाई से पाली हुई औलाद वालिदैन की कभी भी नाफरमान नहीं होती। हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। जब तक हम आपके साथ हैं, इसकी नौबत नहीं आएगी। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। हिंद को ज़बान कदीम ज़बानों में से एक ज़बान है। ना सिर्फ हज़ार डिवीज़न में बोली जाती है, बल्कि पेशावर में भी और कश्मीर के भी बहुत से अज़ला हैं जहाँ पर यह ज़बान बोली जाती है। कल परदेसी हो वैसा।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक ऐसी साइकिल जिसे कोई कबाड़ समझ के फेंक दे कि ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, उसी साइकिल को कोई ले और उसके बाद उस पर खुंजराब तक का जो है वो सफ़र कर दे। 10 दिनों के अंदर इन साहब की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने इस्लामाबाद से खुंजराब बॉर्डर तक का सफ़र किया है उसी पुरानी साइकिल के ऊपर। अब किस तरह से किया, साइकिल की कंडीशन क्या थी उस वक्त, जरा उनकी जुबानी उनकी कहानी जानने की कोशिश करते। दोबारा कबाड़ के पास गई है कि आपकी मुलाकात करवाते हैं शहजाद अहमद अवान से। मेरा ताल्लुक सेरी सरालपिंड संग्रहालय इस्लामाबाद से। मेरे गांव को कोई नहीं जानता क्योंकि उसका नाम कोई लेता ही नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान का यंगेस्ट पाकिस्तानी हूँ, यंगेस्ट जनजी हूँ जो साइकिल पे खुंजाब पास तक आया है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, और मेरे माँ बाप और बहन भाइयों का सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। मेरे इलाके के लिए ये वीडियो है, जिनको कोई जानता नहीं है, मेरे इलाके ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो थैंक यू गाइस। और मैंने करके दिखा दी। इस्लामाबाद से 10 दिन पहले मैं निकला था और आज मैं 10वें दिन चाइना बॉर्डर खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? साइकिल कैसी है? तुम तो ठीक हो, साइकिल कैसी है? साइकिल ठीक नहीं, साइकिल ठीक नहीं है। साइकिल पहले भी ठीक नहीं थी, अब और ज्यादा खराब। ये जाते हुए क्या था साइकिल की कंडीशन थोड़ा सा बताएं। साइकिल की कंडीशन ये थी कि जो चेंजर होता है वो सिर्फ मैंने चेंज कराया था, उसके अलावा मैंने कुछ चेंज नहीं कराया। क्यों लिया? बस साइकिल नहीं थी तो मैंने कहा ये करना है। 2024 से प्लान बना हुआ था और अभी 26 में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर इस टाइम भी ना करते, 2026 में भी ना करता, क्या पता कब होता। सही बात तो है। मैंने कहा बस चांस लेते और जाते। चलो फिर आओ शुरू से शुरू करते हैं। साइकिल कहाँ से ली, कैसे ली, फिर सफर का आगाज, और हमें जरा लेकर चलो खुंजराब। देखिए साइकिल थी मेरे दोस्त की, ठीक है, उसके छोटे भाई की, ओके, और मैकेनिक के पास खड़ी थी, ओके, उसने कोई चेंजर चेंज कराने के लिए दिया हुआ था और है। उठाई नहीं थी, ओके। मैंने कहा मैंने पीर सवावा तक जाने, ओके, आप मुझे एक दिन के लिए साइकिल दे अपनी। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है साइकिलिंग करने का ना, ठीक है, मौसम भी अच्छा है, तो उन्होंने मुझे कहा जाके मैकेनिक से उठा लो साइकिल, ठीक है। मैं गया वहाँ से उठा ली और अगले दिन मैं निकल गया बताए बगैर उनको मैंने पीर सवावा को बोला। अब मैं एबटाबाद पहुंचा तो उन्होंने मेरी स्ट्रीक्स खोल ली। ओके, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, हाँ भाई क्या सीन है साइकिल। मैंने कहा साइकिल अब निकल आई है बहुत लंबी जर्नी में। तो बस नाराज भी हुआ और खुश भी फिर उसके बाद हुए जब जर्नी कंप्लीट करने के बाद ही खुशी हो। पहले बनता भी नहीं था। अहमदाबाद से आगे कहाँ किस 10 दिन में जरा वो रैंडम बताया ना, एक दिन में कितने किलोमीटर किए, कहाँ ब्रेक लगाई? देखिए मेरा एवरेज किलोमीटर होते थे 85 to 95 किलोमीटर, ठीक है। इसमें हरीपुर के बाद, हवेलियाँ के बाद मुझे टोटल चढ़ाई मिली है, कोई गुंजाइश इसमें नहीं थी। फुल बॉडी पुश करना, अपने आप को सारा कुछ पुश करना। उसके बाद जाके चाइना बॉर्डर में पहुंचा। पहले दिन एबटाबाद, फिर बालाकोट, नारान, उसके बाद बाबूसर खुला हुआ था उस वक्त? हाँ उस टाइम खुला हुआ। अच्छा, ओके। हमने मैंने जब क्रॉस किया ना उसके बाद क्लोज हो, उसी रात को क्लोज हुआ। ओके। चैलेंजिंग क्या थे, चैलेंजेस क्या आता है पूरी चैलेंजेस आता है बाबूसर की चढ़ाई, ठीक है, और मुझे सांस का भी इशू है। जब बंदा पैडल मारता है तो ऑब्वियसली सांस बंदे का फूलता है और इतनी हाई एलिवेशन पे जाता है तो जाहिर सी बात है फेस करना पड़ता है वो। उधर बाबूसर पे मुझे मसला हुआ और चाइना बॉर्डर पे मैंने 5 जगह लैंडस्लाइडिंग फेस की, वो भी मैं ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस की। एक बार तो मतलब पत्थर इतना मेरे सर के ऊपर से चला गया, थोड़ा सा बचा था, अल्लाह ने बचाया था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 46-47 थी चिलास से गिलगित तक, क्योंकि वो बिल्कुल वीरान रोड है और उस पर ना कोई ग्रीनरी है, रोड भी तपिश मारता है। इतनी हाई एल्टीट्यूड पे आप हो तो सूरज भी करीब होता है। तो इस तरह के चैलेंजेस फेस करने के बाद साइकिल कहाँ खराब हुई? साइकिल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, किसी एक जगह भी नहीं खराब हुई? बाबूसर से उतरते हवा निकल गई हो, पंक्चर हो गई हो? नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ। बाबूसर से उतरते हुए उसकी ब्रेक्स फेल हो गई थी, ब्रेक पैड्स बिल्कुल फारिग हो गई, क्योंकि उधर गाड़ी भी उतरती है। तो क्या कैसे हैंडल पकड़ के पाँव के साथ मैंने रोका, पैडल के आगे पाँव रख के। तो वो जैसे ही थोड़ा सा बर्फ मैंने क्रॉस की तो मैंने कहा अब रिस्क नहीं लेते। ओके। सुबह चेंज बर्फ थी वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, इसलिए बंद भी हुआ था। बाबूसर उतरते ही थोड़ा सा आगे जाओ तो बर्फ। कोई स्नोफॉल मिली कहीं पे आपको? चाइना बॉर्डर स्नोफॉल हो रही थी? हाँ, जैसे ही मैं पहुंचा तो धूप थी। आधे घंटे बाद वो तो देखिए बादलों ने वेलकम किया ना फिर आपका। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होगी और ऊपर से उन्होंने मुझे बोला ये झंडा चेंज करो। -14 पे मैं नंगे हाथों से झंडा लगा रहा था बॉर्डर पे, तो काफ़ी टफ था।
सो घर की सपोर्ट कितनी थी इसमें, या घर वालों को पता ही नहीं था कि शहजाद साहब नहीं, किधर गए हैं? फैमिली को पता था। फैमिली के बगैर जाहिर सी बात है, ईद से पहले मैं गया था तो उनसे इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने भी और दोस्तों ने भी। और जाहिर है दोस्तों ने साइकिल दे दी। आपकी अम्मी का क्या रिस्पॉन्स था फैमिली की जहाँ पे बात है? अम्मी ने तो बड़ा मना किया, ना जाओ। जाहिर है माँ तो माँ होती है, वो नहीं कहती कि मतलब मौत के कुएं में जाके कूद जाओ। हाँ, मुनासिब सी बात तो यही है। लेकिन मैंने क्या यार करना है, ये अम्मी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे अपने लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैं इसमें मतलब ये जर्नी मैंने अपने लिए की है, किसी के लिए नहीं की। क्योंकि जब आप जाते हो ना 10 दिन आप खुद ही अपने कपड़े भी धोते हो, खाना भी बनाते हो, खाते भी खुद हो। ये इधर ही कर लेना था भाई इसके लिए पंजाब जाने की क्या जरूरत है? मेजॉरिटी लोग नहीं करते लेकिन ट्रैवल सिखा देते हैं। अच्छा, मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी भी लगी है कि अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं जी मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो जी मैं इसके लिए कर रहा हूँ या उसके लिए, ठीक है वो अपनी सोच होती है, अग्रीड। लेकिन ये जो होता है ना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कि मैं अपनी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ, मैं अपनी इंड्योरेंस देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पुश करना चाहता हूँ, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी है। मैं सोचता नहीं था इस तरह। दी अदर डे हम भी एक हाइकिंग पे गए, वो बहुत टफ हाइकिंग थी, तो वहाँ जो मेरे दोस्त थे साथ, उन्होंने बहुत हैवी सा एक बैकपैक पहना था। मैंने कहा तुमने क्यों बैकपैक पहना भाई, छोड़ो कम करो सामान, कैंप तो मिल जाएगा हमें ऊपर। उसने कहा नहीं मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे वाकई अच्छा लगा। वापसी भी जब हम पहुँच गए, ऑल्दो बड़ा मुश्किल हुआ, बट ही सेड कि नाउ आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस, कि मैं इस भारी भरकम बैकपैक के साथ मैं गया हूँ ऊपर और चौकेल बांडर, वहाँ से वापस आया हूँ 3.5 घंटे की हाइक करके। सो अपनी अपनी इंड्योरेंस होती है, आप उसे टेस्ट कर रहे हो। अच्छा, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मतलब हमेशा आप अपने आप को भी थोड़ा क्रेडिट दे रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में। आप भी अपने आप को क्रेडिट देते हैं सबसे पहले, या फिर एक होता है ना बाज़ों का इंसान से भी सवाल किया जाता है कि आपने ये अकम्प्लिश किया, इसका क्रेडिट किसको देंगे? तो हमारे मुंह से पहली बात निकलती है अम्मा को, अब्बा को, दोस्तों को, फलाने को, मतलब पूरे सबके नाम आ जाते हैं। लेकिन अपने आप को कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप को ना क्रेडिट दे रहे होते हैं ना हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। नहीं, इसमें इस जर्नी में तो मैं अपने आप को ही क्रेडिट दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी। इससे पहले मैं बचपन में साइकिलिंग करता था, जब स्कूल जाता था 10 साल तक मैंने साइकिलिंग नहीं की, और उसके बाद मैंने मुंह उठाया और चाइना बॉर्डर निकल गया। ये तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे रास्ते में ना क्रैम्प पड़े, उसके बाद ना कमर का दर्द हुआ, ना शोल्डर पेन हुआ। वो इस वजह से क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से फुटबॉल डेली 2 घंटे खेलता हूँ। तो आपकी अच्छी फिटनेस है ऑलरेडी। फिटनेस पे मैंने बड़ा काम किया, तो ये होना चाहिए। अगर बंदा 40 में कहे कि मैं फिट होऊंगा 1 साल मेहनत करके, तो वो नहीं होगा। ऐसे ही है। 20 से शुरू करना होगा, तो तब जाके 40 में भी। कोई बात नहीं कि 40 में भी करना चाहे तो कर लें, आहिस्ता आहिस्ता, मुजायका नहीं है, कर सकते हैं, करनी चाहिए, करनी चाहिए। जब एज बढ़ती है ना तो करनी चाहिए, क्योंकि वरना बड़े होके पता जाता है। हाँ ना, मुझे तो अर्ली, मुझे अभी से ही बहुत जरूरत है। लेकिन 30-40 में करना स्टार्ट करो। इट्स नेवर टू लेट शुएब, इट्स नेवर टू लेट। आई एम टेलिंग यू, इट्स नेवर टू लेट। बहुत ज़रूरी है कि मतलब करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी जो आई एम श्योर और भी यंगस्टर्स होंगे जो इस तरह की ख्वाहिश रखते होंगे, अगर कोई अपना या कुछ बड़ी उम्र के लोग भी ऐसी ख्वाहिश रखते होते हैं ना अपना ट्रैवल में तो आपकी बात हो रही है मतलब आप तो नहीं मेरा ख्याल करना चाहेंगे साइकिलिंग? नहीं, मैं नहीं कर सकता इतनी लंबी साइकिलिंग, मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा, ओके। सो मतलब हाइकिंग मैंने अभी रिसेंटली किया ना, एक साइड 3.5 घंटे की, तो उसके बाद मुझे लग पता गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। शुएब वही तो नहीं कर रहा। तो प्रैक्टिस कर लें, हो जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द लोग कर सकते हैं तो आप तो जरूर कर सकते हैं। इर्द गिर्द वाले लोग भी नहीं कर रहे ना, मसला ये है। इर्द गिर्द वाले लोग भी निखट्टू निकम्मे, वो वाले इर्द गिर्द वाले लोग ना, यहाँ वाले तो कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं जो सवाल बुला दिया ना, नहीं याद आ गया तो उनको क्या आप टिप्स देंगे, क्या गलतियाँ ऐसी हैं जो वो ना करें? देखिए, पहला स्टेप जो है ना, आपने 1.5 से 2 महीने पहले ट्रेनिंग शुरू करनी है। ठीक है। मेरी तरह नहीं जाना, क्योंकि मेरा फुटबॉल चल रहा था, तो इस वजह से मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो जान सबसे ज़रूरी है, उसको रिस्क पे ना लेके जाएं। उससे पहले प्रैक्टिस करें, 1.5 से 2 महीना साइकिलिंग करें, जब फ्लो में आ जाए तब ये जर्नी स्टार्ट करें। और दूसरे साइकिल का सारा कुछ आपने चेक करना है, मेरी तरह उठा के नहीं ले जानी। अच्छा, वो सारी बातें जो खुद करोगे, कह रहे ये नहीं आपने करना, वो कह रहे कि मैंने कर लिया ना, जरूरत नहीं कि आप भी कर सकें। वही बात है, मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि जो आपने रिस्क लिया, आप दूसरों को बता रहे हैं कि वो रिस्क ना लें, अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखें। हम भी यही इनकरेज करते हैं कि आप ज़रूर जाएं, आपने जो एडवेंचर करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी जान को रिस्क में ना डालें, नो मैटर व्हाट। हर हद तक जितना सिक्योर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैंने जब फेस किया ना, मेरे ब्रेक पैड्स फारिग हो गए थे, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो पाँव से रोक रहा था मैं पूरी। वो उतराई इतनी गंदी उतराई थी, 13,500 की बुलंदी से आप उतरते हो, तो फिर ऊपर से सर्दी भी है, रोड भी गीले हैं, पानी बह रहा है, पाँव से रोक रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें ना करना। मैं कभी ज़िंदगी में ना करूँ, गाड़ी पे ना जाऊँ।
तो साइकिल थी। पहले से प्रिपेयर होके जाना ताकि किसी किस्म का कोई भी मसला आपको रास्ते में ना। बड़े ये जो अच्छा ये जो मैं उस दिन वैसे किसी से डिस्कस कर रही थी कि ये जो एडवेंचर लवर्स होते हैं ना, ये मतलब इनको एडवेंचर भी नहीं लग रहा होता। हाँ तो नहीं लगता ना। मैं यही बात बता रही हूँ, देखिए ये आपके शौक के ऊपर होता है कि आपको कितना शौक है किसी चीज़ का, फिर शौक का कोई मोल नहीं है, ये वहाँ पे फिट आती है चीज़ के लाइक दे आर क्रेजी। उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है, उनको एनर्जी मिलती है एडवेंचर करके। कुछ लोग हैं मेरी तरह के उन्हें पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स, नहीं पसंद हमें क्रिकेट फुटबॉल हॉकी। मैं उस दिन मूवी देख रही थी ना, तो उसमें वो लड़की एक दफ़ा मतलब वो माउंटेन से गिरने लगी थी और उसके हस्बैंड खैर गिर गया था और वो उसकी डेथ हो गई थी, और वो लड़की खुद से, मूवी का नाम नहीं बताती अभी मुझे क्योंकि खुद भूल गया, लेकिन उसमें वो बच जाती है और फिर कई साल के बाद उसने जो माउंटेन थी वो उसने क्विट कर दी होती है। बट देन अगेन मैं वो देख रही थी, उसने नया शौक ले लिया था। नया शौक ये है कि वो राफ्टिंग होती है ना, वो राफ्टिंग करती है और वो इतने खतरनाक जगह पे अकेले जाके, और वो जाती है, वो एंजॉय कर रही होती है और जान जोखों में डाल रही है, बोट को फेंक रही है, उसके बाद ऊपर से उतरी है। तो मैं बड़ा एंजॉय करी थी उसको देख के। देन मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि हाउ और क्यों, वाई, हाउ एंड वाई ये सवाल उठ रहे थे। बट देन अगेन वही वाली डिस्कशन जो आपको बताते हैं कि जो एडवेंचर लवर्स होते हैं दे कैन डू एनीथिंग, वो मतलब वो शौक को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी उम्र में भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं, किसी भी उम्र में। बहुत जरूरी है। साइकिल का भी इस्तेमाल हो रहा है मैंने इसलिए टॉपिक चेंज कर दिया। साइकिल का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है? नहीं, उसी वाली साइकिल का वो तो खड़ी भी है ना, मतलब है मैकेनिक के पास। नहीं अब वो मतलब दोस्त की थी ना, दोस्त वापस ले लिया। कैसा दोस्त है? उसको चाहिए था आपको साइकिल तोहफे में देता कि आपने साइकिल पे इतना करना। मेरा दिल तो नहीं था उसको देने का, उसको मैंने बड़ा बोला, लेकिन उसके दिल का मसला था, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा था आपको ये रखता, तो उसने कहा मैं रखूंगा अपने पास। कभी ऐसा हुआ रास्ते में जब आपने हम भी अक्सर जब साइकिल चलाते थे तो ऐसे गाड़ी जाए तो ऐसे हल्का सा हाथ पकड़ लिया, उस गाड़ी का कोई हैंडल पकड़ लिया, थोड़ा सा पाई शर्म नाल ले जा भरावा, तो आपने भी किया हो ऐसा? नहीं, मैंने एक किस्म का, मैंने आपको बताया ये ट्रैवल मैंने अपनी जात बिल्कुल ठीक है, तो आपने कहा उसमें कोई धोखा नहीं होगा। मैं अपने आप को कैसे फेस करूं? चढ़ाई करते हैं बंदा हल्का फुल्का हेल्प ले ही लेते हैं यार, क्या है? नहीं, चढ़ाई हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब आप मेंटली तैयार हो तो ये सारे चैलेंजेस बड़े आसान होते हैं अल्लाह की मदद से। क्या बात है। और मैं ये नहीं करना चाहता था, क्योंकि जाहिर है अपने आप को जवाब सही बात है, आपने कहा करूंगा खुद एट माय ओन। अब चूंकि आप स्नैपचैट पे भी जाहिर है इसको अपडेट कर रहे थे एंड फॉर श्योर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो कहीं ऐसी जगह जहां पर कोई ऑलरेडी वेट कर रहा हो आपका कि अब शहजाद ने यहाँ से गुजरना है? मुझे डीएसपी साहब मिले थे चिलास से उतरने के बाद। ओके ठीक है, उन्होंने मुझे बोला आए मेरे साथ, आगे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 46-47 चल रहा था, डाला उन्होंने लगाया, कहते साइकिल बीच में डालो। मैंने कहा मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, मुझे कह रहे उठा के अंदर डाल। खैर उन्होंने बोला कि गर्मी आप साइकिल डाले में डाले, हम ले के चलते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा, आप चले जाएं, आपका बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं आगे ज़िला फार्म है, उधर थाना है मेरा, आप उधर आ जाएं, आपको उधर खाना भी खिलाएंगे और आप हमारे साथ स्टे करें थाने में। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं उधर पहुंचा जी, उधर मैंने उनको बताया कि मैं डीएसपी साहब का मेहमान हूँ, तो अंदर ले गए उनके कमरे में डीएसपी साहब के, उधर बिठाया, तब डीएसपी साहब नहीं थे उधर। तो जब आए उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की और बहुत अच्छी सर्विस, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा दिया, और सुबह उठ के फिर मैंने अगला सफ़र शुरू किया। क्या बात है। जब सफ़र मुकम्मल हुआ तो पहला थॉट क्या आया था? पहला थॉट तो उधर चाइना बॉर्डर पे खड़े होते ही क्या है बहुत ठंड है नहीं, बंदा अगर 10 दिन अपनी फैमिली से दोस्तों से दूर रहे, ईद भी बाहर करे तो इमोशनल हो जाता है। सही बात है। तो वो जो है ना, और जर्नी इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये कोई आसान जर्नी नहीं थी। 806 किलोमीटर मैंने किए और 15,324 मीटर्स की एलिवेशन मैंने गेन की है, और सांस के मसले के बावजूद मैंने ये सफ़र किया, तो बहुत अच्छा भी था। और पहला थॉट यही था, मेरी छोटी बहन है, वो मुझे पूरे सफ़र याद आती रही है, 5 साल की मेरी बहन है। ओके हाँ, तो बड़ी क्यूट है, तो वो मुझे बड़ी याद आती रही है। तो बस मैंने कहा अब सफ़र कंप्लीट हो गया, मैं जल्द अज जल्द उसको वापस जाऊँ। तो फिर वहाँ पहुँच के सबसे पहले कॉल अम्मी को की थी? हाँ, फैमिली को, अम्मी और अब्बू को। हाँ ओके, क्या जवाब आया था आगे से? खुश थे काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि डेली मैं उनको अपडेट दे देता था, मैं इधर पहुँच गया, इधर पहुँच गया हूँ।
जाहिर है उन्होंने भी सफ़र किया, और जो भी गाड़ी पे भी गया ना, अगर वो ये सोचे ना कि ये बंदा इधर से इस्लामाबाद भाई से हम तो गाड़ी पे जाते हुए 100 बार सोचते हैं आजकल कि इतना लंबा सफ़र है, इतना टायरिंग सफ़र है, एंड यू नो देन लैंड स्लाइडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आपको होता है कि ना सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा, एंड व्हेन इट कम्स टू फैमिली तो और ज़्यादा आप कॉन्शियस होते हैं, बट यू नो जो आप अकेले भी थे तो आपने कहा चलो लेट्स टेक रिस्क, अदरवाइज मुश्किल होता है। ऐसे ही। क्या सोचा है, कोई और ऐसा सफ़र जो माइंड में आता हो अपनी ऐसी एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए? देखें, मैं इंशाल्लाह अभी मेरी कोशिश है कि मैं पूरे पाकिस्तान का करूं, नॉर्थ पूरा कवर करूं साइकिल पे, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल शुरू करूं, लेकिन इस गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरा अगस्त का प्लान है कि मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूं और फिर वर्ल्ड टूर स्टार्ट करूं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह साइकिल पे। चलें, ये बड़ा प्लान है आपका। अच्छा, वो आप कंसिस्टेंट है वैसे काफ़ी सारे, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग भी एक होता है ना, बाजू का एक फेज़ आ जाता है इंसान पे कि इस फेज़ में वो ये करना चाहता है, बट थोड़ी देर के बाद ना वो मुझे मानते हैं कि मेरे साथ अक्सर यही होता है, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, मूड चेंज हो जाता है, कुछ नया करने को दिल कर रहा होता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, ही इज नॉर्मल। नहीं, अब नहीं होता। अब नहीं होता। उधर सफ़र पे भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब मुझे तो शौक भी नहीं था, और फिर भी मैं साइकिलिंग कर रहा था। हाँ। ठीक है, लेकिन जो How नज़ारे old are you by the way? मैं 22 को हूँ। 22 Very इसी young. वजह से। हाँ जी, अभी है 10-15 में साल। चलो एज फेलोज ये मैं और आप तो ये थोड़ी सी बड़ी हैं हमसे, तो इतना कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सो ऐसे बात ही। ये है कि जिस तरह से आपने माशाल्लाह ये अपनी यू नो स्ट्रेंथ पे काम किया है, वी रियली विश एंड होप कि बाकी भी जो यंगस्टर्स हैं वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और अब हम बात करेंगे मुकाबले के इम्तिहान की, जो कि हम अक्सर जिक्र कर रहे थे जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारे भी उस्ताद ना फौरन से कहते थे सीएसएस ऑफिसर बनना है, टारगेट CSS सीएसएस qualify मुकाबले का करना है। इम्तिहान, और हम कहते थे इतना मुश्किल है, हमसे किधर होगा, और हमसे नहीं भी हुआ। हाँ, मुझसे तो वाकई नहीं हुआ। खैर मैंने तो ट्राई भी नहीं किया, कर भी लेते थे शायद ना होता, क्योंकि वाकई मुश्किल है बहुत। आई थिंक एक तो मुश्किल काम है, बाकी ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितना फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में, आपने किस तरह से अपने गोल्स को डिफाइन किया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उस डेडिकेशन के साथ चल रहे हो। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, और ऐसे में हम अक्सर ना कुछ स्पेसिफिक जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मेडिसिन यानी एमबीबीएस। सो आज आपकी मुलाकात में कैसी शख्सियत से कराएंगे जिन्होंने दोनों काम किए ना, पहले उन्होंने एमबीबीएस किया, उसमें ठीक ठाक पढ़ाई यानी पूरी डेडिकेशन एंड फोकस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब एक और हम तो चीज़ प्री है। मेडिकल पढ़ के डर गए थे उन्होंने प्रॉपर जो है एमबीबीएस कर लिया, और उसके बाद उन्होंने सीएसएस किया, और 34th पोजीशन माशाल्लाह उनकी आई है। असिस्टेंट कमिश्नर है, अब ज़रा उनकी एलोकेशन हो चुकी है, अभी वो अकेडमी जाएंगी, तो आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे, एंड वाई वी हैव इनवाइटेड हर। एक तो ज़रा उनकी अपनी जर्नी, दूसरा है कि कैसे वो लोगों को इंस्पायर करती हैं, गाइड करती हैं थ्रू हर ओन प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन सोशल मीडिया के थ्रू। डॉक्टर खुशबख्त बख्तियार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, एक तो सीएसएस की पूरी एक जर्नी, और ज़रा 34th पोजीशन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये ख्याल पहले से था कि सीएसएस करना है, क्योंकि अगर था तो फिर वाई एमबीबीएस? सो मेरी सीएसएस की जर्नी एमबीबीएस के बाद नहीं स्टार्ट हुई। आई ऑलवेज हैड दैट इन माय माइंड कि मैंने सीएसएस करना है, बट इट वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड हाउ। ठीक है। तो ऐसे हुआ कि जब मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद अपनी हाउस जॉब की, तो ड्यूरिंग हाउस जॉब इट क्लिक्ड मी कि नाउ इज़ द टाइम, अब तैयारी करती हूँ, और जो मुझे हमेशा से करियर अट्रैक्ट करता है मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। तो इमीडिएटली आफ्टर हाउस जॉब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, और 1 साल 7 to 8 months तैयारी की, और 25 की अटेम्प्ट की दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर भी हो गई। पहली अटेम्प्ट दी थी और क्लियर हो गई? जी, पहली अटेम्प्ट थी। मुश्किल था, सवाल बनता है वैसे ये कर पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर ली, बट वैसे कितना मुश्किल था? मुझे लगता है कि हाइप बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के इर्द-गिर्द, कि बहुत मुश्किल है, दूर से देखने में बहुत मुश्किल लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा देखिए मुश्किल तो है, अब आपके लिए नहीं था मुश्किल, वो एक सेपरेट ये वैसे हमने पहली देखिए मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको कम्पिटिटिवली एफिशिएंट होना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मेरा पहले बैकग्राउंड एमबीबीएस का था, तो मैंने 5 साल जो प्रॉफ देखे हैं ना, मुझे उसके बाद ये इजी लगा। ज़ाहिर आपने एक टफ ईयर्स देख ली हैं कि दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, उसका एक टेम्पो बन जाता है आपका प्रोबेबली। प्लस मेडिकल की जो स्टडीज़ है ना, आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते,
वो बहुत आपको ऐसे लगती हैं कि पता नहीं इमेजिनरी दुनिया के वायरसेस और हम बैक्टीरिया और डिजीजेस पढ़ रहे हैं। एंड व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर CSS तो वर्ड पॉलिटिक्स है और वो आपको बहुत इर्द गिर्द चीज़ें होती नज़र आती हैं, तो इस वजह से वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप देखें 5-6 साल जो आपकी एक रही है वो सिर्फ मेडिसिन से आप जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता आपको, आप कुछ और करें, वो चाहे करंट अफेयर्स हो कि और डिफरेंट सब्जेक्ट हो। अब CSS इज़ लाइक कि उसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा ऑप्शनल भी हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करना ये भी एक टास्क नहीं होता? बिल्कुल, और मेरा ये करने की वजह ही ये थी कि मेरा बहुत इंटरेस्ट था। ओके। मुझे IR में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। और उसकी वजह ये भी थी क्योंकि माय एल्डर ब्रदर इज़ इन आर्मी। हमारे घर में डिस्कशन होती रहती थी इन चीज़ों की। प्लस माय फादर, बचपन से हमारा एक रूटीन थी प्रॉपर कि न्यूज़ देखनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो दैट एकेडमिक काइंड ऑफ रूटीन जो घर में थी उससे इंटरेस्ट डेवलप। दैट मीन्स कि हम ये नहीं कहते कि आपने MBBS करने के बाद 6-7 महीने में CSS कर लिए। नो, आपने थ्रू आउट योर लाइफ, शुरू से लेके जो आपकी रूटीन रही है, बिकॉज अक्सर CSS से मुतालिक एक बात की भी जा रही थी कि ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे यू वेक अप एंड से कि मैं CSS कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जब आपकी थ्रू आउट एक ट्रेनिंग एंड रूटीन रहती है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, घर में भी, ओवरऑल उसका एक इम्पैक्ट होता है। घर का माहौल बड़ा मैटर करता है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप उसी तरीके से आप ग्रूम होते हैं और उसी तरीके से आप फिर फोकस करके चलते हैं। हाँ, उसी तरह सोचते तो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से बाकी जो लोग हैं उनको आप गाइड करिए? मैं इस तरह कर रही हूँ कि मैंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की। मैं अपने ही प्लेटफॉर्म से जो मुझे क्वेरीज आती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो कन्फ्यूजन्स मुझे अपनी जर्नी में थी मैं वो क्लियर कर दूँ। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आपका हो गया बिकॉज यू आर लकी एज योर नेम सेज खुशबख्त, बट आई वांट टू डीबंक दिस थिंग। बच्चों का नाम रख लो खुशबख्त। ठीक है, नाम का असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क उसका कोई पैरेलल नहीं है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो हार्ड वर्क अपनी दें और इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। आई एम अ मदर, तो मैंने मेरी बेटी का ख्याल मेरी मदर ने रखा है इस जर्नी के दौरान। तो बहुत सारे टाइम पे या पॉइंट पे मुझे ऐसे लगता था कि व्हाट एम आई इवन डूइंग, कि पता भी नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो अनप्रेडिक्टेबल है, क्लियर होगा कि नहीं होगा। एंड आई एम गिविंग 7 to 8 months ऑफ माई मदरहुड टू दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई लुक बैक तो आई थिंक कि अपने बच्चे के लिए मैंने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया माशाल्लाह, अपने लिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मेरे इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। सही। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट थिंग्स तो आई डोंट टॉक अबाउट डिजीजेस, I talk about geopolitics and that is one thing that I am very interested in. लेकिन देखिए फिर भी जब भी आप किसी गैदरिंग में होते हैं ना, तो वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि जब पता हो ना डॉक्टर है कोई, तो ये नहीं पूछते स्पेशलाइजेशन किस चीज़ के, बस डॉक्टर है ना, बस ठीक है, सब कुछ पता है इनको, तो हम कोई ना कोई सवाल रख लेते हैं, ये मसला है, वो मसला है, मेरे गिट्टा गोड़े जो पेन है, वो जिस तरह माएँ सवाल करती हैं। MBBS में जाते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही है। और हम प्रिटेंड करते हैं फर्स्ट ईयर MBBS के फ्रेश मेडिकोस के हमें बहुत पता है। हम एक्सरे भी देखने की कोशिश करते हैं, हमें MRI भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका MBBS में एडमिशन हो गया, नाउ यू आर अ डॉक्टर। अच्छा, लेकिन कि कभी आपने लैब कोट और स्टेथोस्कोप लगा के मूवी देखने गई हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया। ये किसी मॉल में घूमने गई मुझे इससे बहुत एलर्जी है क्योंकि लैब कोट का इट इज मेंट टू बी फॉर क्लिनिकल साइड या लैब के लिए चाहिए। तो मुझे बल्कि मेरी मदर कहती थी कि जब मैं वापस आती थी, क्योंकि मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया, आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल देयर, तो जब मैं वापस अपने नेटिव टाउन में जाती थी तो कहती थी किसी दिन तो मुझे वो कोट पहन के आओ मेरे पास, मैं देखूं कि मेरी बेटी आई है उसने कोट पहना हुआ है। अच्छा लगता है, बट आई नेवर डिड दैट क्योंकि वो हॉस्पिटल के लिए और वो क्लिनिकल साइड। अच्छा, मैं कहती हूँ वैसे देखें इतनी मेहनत की होती है 5 साल एंड देन जब आप डज दैट मीन कि आपने मॉल में कोट पहन के जाना है? ऐसा उनकी चॉइस है ना। व्हाई? अच्छा चलो, कोट पहने उससे तो स्कोप भी समटाइम्स होता है। बस ठीक है, उनकी चॉइस है, वहां पे कोई इमरजेंसी हो सकती है। आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां और होती हैं जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएंगी? अच्छा, मेरी जो बेटी के हवाले से अगर मैं कहूँ, जो वो सपोर्ट है वो मुझे मेरी मैटरनल साइड से मिली है, क्योंकि मेरी मदर के साथ मेरी बेटी अटैच थी, उनके पास रही हैं। उसके अलावा ये है कि मेरे हस्बैंड ही इज़ क्वाइट सपोर्टिव। तो इवन मेरी रिटर्न की तैयारी हो या इंटरव्यू की तैयारी हो, ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो मुझे सपोर्ट ही मिली है, मुझे अच्छी फैमिली मिली है। कोई ऐसी आवाज़ जो आपने सुनी हो ना, उनकी करना है, शादी भी हो गई है, बच्ची भी है, तो बस डॉक्टर तो है ना, बस छड़ वो होता है ना आसपास न्यूमरस टाइम्स सुनी है ये बात। क्योंकि अक्सर होता है ना कि मॉम गिल्ट
में डाला जाता है खवातीन लेकिन को अपनी ज़्यादा। इमीडिएट फैमिली से नहीं आता, दूर से आता है। नेबर से आएगा, हाँ। वो एक्सटेंडेड फैमिली से या आएगा, वो किसी किसी बहन भाई के function पे ससुराल आ से गया, आएगा। शादी हो गई, डॉक्टर है, अब इसको सीएसएस भी करना है। यस ये बातें होती थी। तो इसको आपने बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, जवाब दिया, क्या किया? यू हैव टू डेवलप वेरी थिक स्किन अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लोग बहुत बातें करते हैं और आपको वो जो नॉइज है उसको कैंसिल आउट करना पड़ता है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर और सकते। चाहे आप किसी भी फील्ड में, चाहे ये फील्ड है कोई किसी और भी है, स्पेशली field में। खवातीन के लिए मैं ये बात ज़रूर करूँगी, होता है ना मॉम गिल्ट में ज़्यादा डाला जा रहा होता है, करियर छोड़ दो, बच्चों पे ध्यान दो। अगर वो बाय चॉइस खातून करना चाहती है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इन बातों की वजह से और प्रेशर की वजह से उसको अपना करियर छोड़ना पड़ता है तो देन डेफिनेटली ये एक गलत चीज़ अगर है। आप अपना पोटेंशियल, यू नो दैट यू हैव पोटेंशियल फॉर समथिंग एंड देन यू गिव अप योर ड्रीम्स और योर गोल्स, वो चीज़ आपको सारी उम्र हॉन्ट करती है। उस वक्त टाइम था, पोटेंशियल भी था, कर सकते थे। और एक और स्टडी है कि जो मिडिल एज वीमेन है, जो हमारे हाउस वाइफ्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इनमें पाया जाता है, बिकॉज दे थिंक कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है बट दे आर नो बडी। आप सही कह रही हैं। आप उनसे सवाल करें, वो कहती हैं कि हमें मकसद समझ नहीं आ रहा, कि उन्हें मकसद है ना, आपके हर शख्स का एक मकसद है। वो कहते हैं अच्छा हम क्या सिर्फ खाना पकाने के लिए हैं? जो कि बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, जो कि एनीवन कैन डू दैट एक्चुअली। एनीवन कैन डू दैट। यू कैन हैव हाउस हेल्प, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। बहुत थोड़े से पैसों में भी आपको मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि जिसके लिए आप इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, यू आर रिप्लेसेबल देयर। एब्सोल्युटली, आप दे सकते हैं किसी और को, बल्कि उसको रोजगार मिल रहा है, रोजगार जिसको स्किल है, और आप जो आपके पोटेंशियल आप उसे टैप कर रहे होते हैं। अब आते हैं जो सोशल मीडिया पे क्वेरीज आती हैं, क्या क्वेरीज आती हैं? जो आपने खुद कहा ना कि आपको चैलेंजेस अपने भी थे और जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, आप उस हिसाब से गाइड करती हैं, क्या सवाल होते हैं? सबसे ज़्यादा तो न्यू मदर्स के आते हैं। ओके। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिनकी शादियां हो गई और अब वो बच्चों वाली हैं, जिनको लगता है कि कैरियर भी छोड़ दिया, बैठियों में कैरियर में गैप भी आ गया है, तो इसको कैसे करें आगे? क्योंकि उनके सामने एक अच्छी एग्जांपल है माशाल्लाह। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुझे देख के लोगों को अब हौसला मिल रहा है। उन लड़कियों को जो बड़ी मायूस और डिप्रेस होकर बैठी हुई थी कि अब बस ज़िंदगी यही है, कि आप कुछ नहीं कर सकते। और ये भी होता है इवन कि पोस्टमार्टम फेज में, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, आपको ये लगता है कि अब आपकी मेंटल कैपेसिटी भी उतनी नहीं रही, बिकॉज मदरहुड एक्चुअली टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ। आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है फिर बच्चे को रेस करने में। तो उनको ये लगता है यार सीएसएस अब कौन कर सकता है, पहले अगर करते जब सिंगल थे तो कर सकते थे, बट नाउ दे सी मी, और उनको ये लगता है कि अगर ये कर सकते तो यार हम भी कर ही सकते हैं। सही बात। तो मुझे क्वेरीज ये आती हैं, आप टाइम मैनेज कैसे करती थी, बच्चे को मैनेज कैसे करती थी, तो उस हवाले से मैं गाइड करती हूँ। फिर जो जनरल क्वेरीज हैं, जनरल सीएसएस एस्पिरेंट्स की होती हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कहाँ से प्रिपेयर किए, और अकेडमीज़ का पूछते हैं। सो आई ऑलवेज डिस्करेज दैट पर्टिकुलर थिंग कि अकेडमीज़ में जाना है और सीएसएस हो जाएगा, और दे चार्ज यू वेरी हैफ्टी अमाउंट। तो लेकिन बट दैट डजंट गारंटी यू एनीथिंग। ऑब्वियसली आपने खुद करना है। अगर आप खुद कर सकते हैं, और एफपीएससी की गाइडलाइंस हैं, सिलेबस है, सब कुछ है, और इसके इर्द गिर्द मैं अगेन ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक गर्दो गुबार है इस सीएसएस के इर्द गिर्द। अगर आप इफ़ यू हिट द बुल्स आई, दिस एग्ज़ाम इज़ नथिंग मोर देन एनी अदर एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। ये एक एग्ज़ाम है जिसकी फोकस्ड प्रिपरेशन है, जिसमें आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बहुत ज़्यादा, यू डोंट नीड टू मच नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये हर वो शख्स करता है जिसने सीएसएस क्रैक किया हुआ है, कि आपको नहीं 10 किताबें पढ़नी, आपको वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही गैदर करनी है। बल्कि ऐसे में ये नहीं होता कि एकेडमीज आपको इस हवाले से गाइड कर रही होती हैं कि ये स्पेसिफिक कंटेंट है जो कि आपको कंज्यूम करना है? बहुत दफ़ा मिस गाइड भी कर रही होती है। ओके। क्योंकि अगेन दिस इज़ देयर बिजनेस, आई वुड से। तो बच्चे खौफ आप क्रिएट करोगे, फियर जनरेट करोगे कि अगर आप मेंटोर और एकेडमी के बगैर कस्टमर जनरेट होगा ना, तो आएंगे बच्चे आपके पास ऑब्वियसली। अच्छा, आप थोड़ी सी टिप्स जरूर दें इस हवाले से। बेशक सब्जेक्ट वाइज दे दें, हम ऐसे से स्टार्ट कर लेते हैं। जिसमें ऐसे के लिए क्या टिप है, जिसमें सारे मैक्सिमम रह जाते हैं, तो मत मेरा गम करे दो, लेकिन बताएं। ऐसी इज अ थिंग जो आपको हमेशा इंग्लिश के किसी जाने माने प्रोफेसर से सीखना चाहिए। ठीक है। बिकॉज ऐसे का जो डॉक्यूमेंट है वो चेक भी कोई प्रोफेसर करेगा। ठीक है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के ख़ास तौर पे जो प्रोफेसर्स होते हैं, हम बचपन में भी देखते थे, जो हमारे उर्दू के टीचर्स होते थे, वो अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। आज भी है जी। लिटरेचर को लेके वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उनको जहाँ लगता है ना कि यू आर नॉट राइटिंग अप टू द मार्क, ऐसे जैसे एक अंग्रेज़ का लिखने का तरीका है, दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, हमने तो उनसे अडॉप्ट की है। तो जो उनका तरीका है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, या जो उनके स्टाइल है, आपको ऐसे उसी तरह लिखना है। और आपको क्वालिफायर से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको किसी ऐसा बंदा जिसने, यार मतलब हमने भी एक क्वालिफाई किया है ना,
1 या 2 नंबर से 40 मार्क्स ले लिए, 42 मार्क्स ले लिए, बट यू शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जो सोर्स है, जो इंग्लिश का कोई प्रोफेसर है, उससे सीखें ऐसे। क्या आप टिप्स तो दे सकते हैं? क्योंकि देखिए आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हर एस्पिरेंट की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो बेहतर यह है कि आप वाकई आपने बड़ा अच्छा कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट से आप सीखें। ऐसे के बाद आ जाते हैं प्रेसिंग कंपोजिशन पे, वो भी अगेन सेम ही चीज़ है, आप इंग्लिश के प्रोफेसर से सीखें। कोई जो जाने माने गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ना काफ़ी है? अखबार पढ़ना नहीं, मैं नहीं कहूँगी काफ़ी है, रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। ठीक है। आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे जाने माने अब तो पाकिस्तान में भी हैं, इप्री हो गया, पाइड हो गया, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से पढ़नी बहुत ज़रूरी है। फिर जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आपको पढ़ना है उन रिपोर्ट्स को, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स में एनालिसिस बिल्ड करना होता है। आप एनालिसिस तब तक बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आप सारे पर्सपेक्टिव्स नहीं पता होंगे, जर्नलिस्ट का भी और जो रिसर्चर्स हैं, थिंक टैंक्स का, आपको उनका पर्सपेक्टिव चाहिए। देन यू बिल्ड योर ओन एनालिसिस। लेकिन आपका एनालिसिस कभी भी आपका अपना नहीं होता, हमेशा जो आप कोट करते हैं ना किसी और का होता है, बट यू कोट इट एज योर ओन। इसके लिए आपकी रीडिंग होनी चाहिए। बुक्स आर नेवर सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स। बिकॉज़ बुक्स तो देखें अपडेटेड ही नहीं होती ना। अब देखिए डिजिटल दौर है, तो अब तो हर चीज़ आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। तो आपको ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और एनालिसिस अपना बिल्ड करना होता है। क्या सीएसएस की तैयारी में एआई से हेल्प होती है? होती है। ओके। इफ़ यू गिव गुड कमांड और राइट प्रॉम्प्ट अच्छा आना चाहिए। प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समराइज़ करके दे देते हैं और शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। इवन आप कहें कि मुझे रिसोर्सेज दें इसके, या रेफरेंसेस दें, या आपने कहाँ से चीज़ निकाली, अच्छा प्रॉम्प्ट दें, तो आपको मिलेगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। क्या क्रेडिबल होती है इन्फॉर्मेशन? वो आपको जब रेफरेंस आएगा तो आप वो आर्टिकल निकाल लें, सोर्स मांगे, सोर्स मांगे, वो रेफरेंस दिए, आप वो आर्टिकल निकाल के पढ़ें, या द बेस्ट आर्टिकल ऑन इट, द मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल ऑन इट, आस्क दैट आर्टिकल, तो फिर वो आ जाएगा, वो पढ़ें। ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए? कुछ लोग ये राय रखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने मास्टर्स किया, फॉर एग्जांपल आईआर में, वो कहते हैं आईआर ज़रूर रखें। कुछ कहते हैं कि नहीं, चूंकि आपने वो मास्टर्स या एमफिल उसमें कर लिया, आपने उसमें इतना पढ़ लिया होता कि आप उसे समराइज नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर कोई और सब्जेक्ट रख लें, नए सिरे से पढ़ लें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जिसमें आपका मास्टर्स है, डू गो फॉर इट। ओके। उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ही तो चाहिए। यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। बिल्कुल ठीक है। कंपेटिटिव एग्जाम है, आप अपना एक्स्ट्रा इनपुट देंगे तो आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा। अगर आपकी आईआर में डिग्री है, आईआर इज़ बेस्ट फॉर यू, 200 मार्क्स का ऑप्शनल है, लाजमी रखें। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, जो पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होल्डर पेपर लिखता है, वो एक एमबीबीएस का पेपर डिग्री होल्डर नहीं लिख सकता। दिस इज़ ट्रूथ। तो आपको लाजमी ऑप्ट करना चाहिए। मेरे तो मेडिसिन से रिलेटेड कोई ऑप्शनल है ही नहीं। एक साइकोलॉजी था, तो लेकिन साइकोलॉजी बहुत स्लाइटली से साथ, क्योंकि हमने साइकाइट्री पढ़ा, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक मेडिसिन से रिलेटेड है और एक काउंसलिंग से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ऐसे में जो गलतियां कर रहे होते हैं नॉर्मली, वो चाहे सब्जेक्ट सिलेक्शन के एतबार से हो, वो चाहे हो जी बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, कई घंटे पढ़ते हैं और एंड पे ड्रेन हो जाते हैं। और इसमें एक आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फेयर, कि जैसे ही वो डेट शीट आती है ना, तो एक फेयर नज़र आता है और आप ना एंड टाइम पे कहते हैं ओ आई एम नॉट रेडी, इस साल नहीं अटेम्प्ट देता। ये बहुत से एस्पिरेंट्स का फेयर होता है कि या एक बार दे दिया तो अगली बार डर रहे होते हैं दोबारा ना, कि किस तरह रिपेयर हो, किस तरह से। और फिर वो जो उनका ही एक कोलीग होता है जो दे देता है अटेम्प्ट, फिर उसको देखते हैं उसका क्लियर हो जाता है, यार मैं भी अटेम्प्ट दे देता। ये एक चीज़ है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। मतलब सर पे जब तक पढ़ती नहीं है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये स्ट्रेस होना चाहिए कि मेरे पेपर सर पे आ गए और अब मुझे टिक के बैठ के 8 से 10 या 10 से 12 घंटे पढ़ना है, तो दिस इज़ अ गुड फेयर। बिल्कुल एक दिन में वैसे हम सोच रहे हैं कि एक दिन में और आप तो मेरे ख्याल हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट रही होंगी ओवरऑल, अब स्कूल टाइम से ही। जी अच्छा क्या ये वाकई डॉक्टर साहब ये बात है कि जो मेडिसिन के स्टूडेंट होते हैं उनकी राइटिंग की जो कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इस अंदाज में कि हम अक्सर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर रिसर्च प्रपोजल लिखना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा नोक पलक सवार लूँ किसी से कह के, तो मैं डॉक्टर कोई अपने सर्कल में देखूँगा कि यार ज़रा प्लीज़ देख लेना ये, बिकॉज
हम देखें डॉक्टर सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग की, क्रिएटिव राइटिंग की, टेक्निकल राइटिंग की भी सम टाइम। सो ये क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या उसका फ़ायदा हुआ आपको? मुझे बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। जो 5 साल मेरी स्टडीज़ थी वो इतनी हेक्टिक थी और वो इतनी नर्व चैलेंजिंग थी कि आपकी अगर यहाँ लिमिट है ना तो वो आपको यहाँ जाके चैलेंज करती है। आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, दे आर नेवर सफिशेंट, और इतनी हैवी बुक्स होती हैं। तो मुझे उसके बाद CSS बहुत ईजी लगा कि ये नॉलेज तो नज़र आ रहा है सब कुछ, वो तो नज़र नहीं आता था तो मुश्किल बड़ा लगता था। तो वो जो आपको मेंटली आपका थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाता है, तो वो इजीली फिर आप परेशान नहीं होते, इरिटेट नहीं होते एग्ज़ाम से। वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस, स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं, सेंड अप्स होते हैं, फिर प्रॉफ होते हैं। आप पूरा साल मेडिसिन में लगे ही रहते हैं पेपर्स देने में, तो पेपर्स दे के आपके लिए वो एक बड़ी नॉर्मल चीज़ हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब भी मेरा ख्याल है डॉक्टर्स की पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट आ जाती है कि आपको थ्रू आउट उसके साथ आपको चलना पड़ता है। लास्टली एलोकेशन पे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वाई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या यही सोचा था, यही ख्वाहिश थी, और फिर ये क्या करना चाहती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेरी पहली ही प्रेफरेंस थी, और उसके बाद मुझे फॉरेन सर्विस पसंद था, तो फॉरेन सर्विस वाज माय सेकंड। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पता नहीं, शायद बचपन से देखा है, और इसी सर्विस में मुझे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता था, क्योंकि आपकी अथॉरिटी, आपका स्कोप बहुत ब्रॉडन होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि मैं पब्लिक हेल्थ को लेके रिस्पॉन्सिबल थी, बट नाउ इफ़ आई एम एडमिनिस्ट्रिंग अ तहसील और अ डिस्ट्रिक्ट, तो पब्लिक हेल्थ इज़ जस्ट अ फेसेट ऑफ इट। माई डिसीजंस आर इम्पैक्टिंग लिवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, ऑल दीज डोमेन्स। तो मुझे ये लगता है कि नाउ आई हैव बेटर चांसेस टू सर्व। और आप प्रैक्टिस तो नहीं कर सकती? प्रैक्टिस का मेरा ऐसा है भी नहीं, इंक्लिनेशन नहीं है, प्लान नहीं है। ओके, इसकी वजह कि डॉक्टर बहू वाला मामला तो नहीं है ना? अल्लाह मैंने कहा वैसे ही पूछ, तो डॉक्टर बहू का भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं रह गया। अब देखिए आपके इन-लॉज डॉक्टर बहू भी है, सिविल सर्विस में भी है, तो ज्यादा दो फेदर्स है माशाल्लाह। ऐसा हुआ, थोड़ी सी एक बात और कर लेता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है ना, कोई ऐसी अचीवमेंट से पहले कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसी बात नहीं होती कि जी वो हमारी फलानी की बेटी है, लेकिन जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो हर बंदे को कॉल करके बताते हैं, ऑन करते वो मेरी भाई की बेटी है, वो मेरी बहन की बेटी है। इस तरह होता है, आप हुए आपके साथ भी? बहुत हुआ है। कंट्रिब्यूशन बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन क्रेडिट बहुत लेते हैं फिर। क्या बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। अभी आपकी ज़ाहिर एलोकेशन हुई है, और जिस तरीके से आपकी सोच है सोसाइटी को लेकर, चीज़ों को लेकर, कैसे आप उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वी रियली विश एंड होप कि उसी तरीके से आगे बढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आपने बहुत से लोगों को इनकरेज भी किया, स्पेशली उन खवातीन को जो ये समझती हैं या राय रखती हैं कि शादी के बाद या फैमिली वे के बाद ज़रा सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो आपने बताया कि नहीं, मुश्किल होती ज़रूर है, देयर आर ऑलवेज वेज जो इसको टैकल कर लेते हैं। तो आपने उन्हीं वेज को तलाश करना होता है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? क्या टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ।
मम्मा। हाँ? दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। जमाना बदल रहा है। पहले बड़े पढ़ाते थे बच्चों को और अब बच्चे जानते हैं बड़ों से ज्यादा, लेकिन कैसे? So are you guys excited to meet our छोटे एक्सपर्ट? जानने के लिए देखिए हमारा नया गेम शो, खेल नहीं बच्चों का। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? राजू चाचा का बेटा है ना कामी, इसकी अभी भी तलाक हुई है। मुझे लगता है मुझसे शादी कर लेगा। ये केस तो अलग में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। आप बेवा होकर क्या करेंगी? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। बिजली के झटके लगे वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? क्या टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ? दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. नाम है मोमिन विच मसीता,
ना मैं विच कुफरदियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अपनी पहचान अपनी शनाख्त को मिटाकर यार के वजूद में जज्ब होना इश्क का वो खेल है जो अपने अंदर सफ़र भी है और मंजिल भी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई। सूफी तो वह है जो फिक्र करता, जो फिक्र करता है उसको खुद परखता है, और जो परख लेता है उसको अपना इरफान बना के दूसरों में बांटना शुरू करता है। ओ दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हूँ। इस तारों में वो बात होती है कि जी देखें वो जो सस्सी है जो थल में जाना, अब थल जो है या सहरा जो है वो एक हलाकत का एक वो मकाम हलाकत है सूफिया में, कि आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको सफरिंग ज़रूरी है आपके। निमाए मैनू खेड़े आंदे गल ना वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और वक्त हो गया हमारे एक फेवरेट सेगमेंट का, एंड दैट सेगमेंट इज अबाउट म्यूजिक। और जब बात म्यूजिक की है और पाकिस्तान के म्यूजिक की है और ऐसे में हम फोक म्यूजिक की बात करें, तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही ज़बरदस्त फोक सिंगर मौजूद हैं, ताल्लुक़ है उनका चोलिस्तान से, और जो उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे जो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शायद ना जानते हो। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स यूनिक, वो उसको लेकर चल रहे हैं। वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है यकतारा चपड़ी, और ये बड़ा ही खूबसूरत सा इसका साज है, वो हम आपको सुनवाएंगे भी। हम बात कर रहे हैं जनाब मोहन भगत की, जो कि सन ऑफ फ़कीरा भगत हैं, तमगा इम्तियाज़ माशाल्लाह। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान में म्यूज़िक के एजाज़ी तौर पे वो सुपरवाइज़र भी रहे हैं। आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, तो लेट्स वेलकम मोहन भगत। कैसे हैं जनाब? जी शुक्र अल्लाह करम। ज़बरदस्त। ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, यकतारा छपड़ी, थोड़ा सी हिस्ट्री से मुतालिक बताएं। यकतारा यानी कि इसकी तार जो मालिक से मिली होती है, ठीक है, ये सूफियों का साज है, इसका जदीद पॉप म्यूज़िक से कोई वास्ता नहीं है। इस साज का जो मिलाप है वो सदियों पुरानी सकाफत से है, वो रोही के रंग से है और दरिया हाकड़ा के तहजीब से है। ओके। और जो इसके साथ दूसरा आपके हाथ में है चपड़ी। अच्छा, तो वो यकतारा है, ये चपड़ी है। हाँ, चपड़ी। तो मिल के बन गया यकतारा चपड़ी। मतलब ये अलग नहीं बजा सकते और वो अलग नहीं बजा सकते, एक साथ ही होता है दोनों इसका? को मिलाप होता है। अच्छा, मिलाप होता है। तो इसी तरह आप लोग का, आप तो लेगेसी लेके आगे चल रहे हैं, एंड बहुत एक बड़ी बात है कि उसी तरीके से आप इस आर्ट के साथ एक जस्टिस कर रहे हैं। ये बड़ी ज़रूरी एक चीज़ होती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ बड़ा अच्छा आपने इसको डेकोरेट भी किया हुआ है, ओवरऑल सकाफत की वजह ये से। सकाफत चोलिस्तान की हमारी एक ख़वातीन घर में बनाती हैं। अच्छा, जैसे आप पहुँचे तो आपने फ़ौरन से ना जूते उतारे और आप सेट पे आए, तो हमने बल्कि पूछा, लेकिन वो जवाब ऐसा था कि मैं चाहता था कि हम आपसे लाइव ये सवाल रखें। हमें जो सबक दिया गया है ना उस्तादों की तरफ से, और इस रिवायत को सकाफत से ज़िंदा रखने के लिए स्टेज का अदब करना चाहिए। स्टेज से इंसान आगे जाता है, दुनिया में जाता है। स्टेज पे हम कभी भी जूता पहन कर नहीं जाते, उसको सलाम करते हैं। स्टेज को पहले सलाम करते हैं, उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं। सही, क्योंकि हर एक का, क्योंकि देखें अपना तरीका होता है कि आप किस तरह से रिस्पेक्ट शो करते हैं। बताऊं ना, मेरा वालिद गया था रेडियो पाकिस्तान भावलपुर में 1900 कम से कम 85 में होगा। तो जब रेडियो पहली दफ़ा गया तो
रेडियो के मेन गेट पे जूता उतार दिया। ओके। वो प्रोड्यूसर थे बहुत सारे, उन्होंने कहा कि आप जूता नहीं पहन गए। मेरे वालिद ने क्या कहा कि ये अदब की जगह है, मैं इसलिए अदब से मैं जूता गेट के बाहर उतार के आया हूँ। क्या बात है। और उसी रेडियो पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाया। मेरे वालिद ने 2 मरतबा लंदन, ग्लासगो में, जर्मनी में परफॉर्म किया। माशाल्लाह। तो रोही चोलिस्तान का कोई बंदा उस वक्त लंदन में पहुंचना बहुत बड़ा, आज भी एक ख्वाब है। आज से 32 साल पहले आप चले जाएं, इतना सोशल मीडिया नहीं था। बहुत से लोग मैं ये कहता हूँ कि ये धरती का सच है, अपने आर्ट को वहाँ लेकर जाएं या ये किसी पर मुल्क में। जी, ये धरती का सच है बिल्कुल। और ये सूफियों के साज का जो रंग है, ख्वाजा फरीद, बुल्ले शाह, नूर शाह बुखारी, शालती भिटाई, सचल सरमस, रोहिल फ़कीर, दरा खान फ़कीर, तो मैं ये कहता हूँ कि ये उनके कलाम की बरकत है। बातें तो हम करेंगे, हम चाहते हैं ज़रा ये जो ज़बरदस्त सा साज है सुने भी हम। जी, हम आपको सुनाएंगे। प्रोफेसर रिफत अब्बास साहब का कलाम है। ठीक है जी। और सदारती अवार्ड याफ्ता शायर है। बिल्कुल ठीक। याद न रासी उनदे घर दा रस्ता दूका सारे जंगल औसन ते तसारे दरिया किवें सापू याद न रासी उनदे घर दा रस्ता शाम दिवन तू पहले पहले एडी वसी आसी याद न रासी उनदे घर दा रस्ता दूता सारे जंगल औसन ते तसारे दरिया किवें साकू याद न रासी उनदे घर दा रस्ता याद न रासी उनदे घर दा रस्ता दूता सारे जंगल औसन ते तसारे दरिया किवें साकू याद न रासी उनदे घर दा रस्ता। कमाल, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात है। अच्छा, गाना भी मतलब हमें देखना ज़ाहिर आपका तो काम है ये, बट बड़ा मुश्किल लगता है जिस तरह से हाई पिच पे गाना है, फिर एकदम से लो पिच पे गाना है, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है। कैसे, क्या वाकई जिस तरह हम किसी भी आर्टिस्ट से पूछा, वो कहते हैं जी हम रियाज करते हैं सुबह उठ के, कैसे ख्याल रखते हैं अपने गले का? बिल्कुल, हमने सीखा, मैंने अपने वालिद से सीखा है, फ़कीरा भगत मरहूम मेरे वालिद से, और उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद मैंने मेरे वालिद के उस्ताद से आडू भगत सीनियर, उनसे भी सीखा है। तो पूरी ज़िंदगी सीखने में लगती है। इल्म अदब जो है ना, जो म्यूज़िक है, वो तो सारी ज़िंदगी सीखनी चाहिए। ऐसे ही है। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यकतारा चपड़ी दोनों, ये वहीं पे बनता है चोलिस्तान में, खुद बनाते हैं? हाँ, ये जो चपड़ी ये हम खुद बनाते हैं। ठीक है। घुंघरू ये बाज़ार से मिलते हैं। ओके। तो ये कद्दू है। कद्दू पैंठा। अच्छा, हाँ। हाँ। ओ वाह, जरा हम इसको ट्राई करते हैं जी, देखते हैं, दिखाएंगे। मैं पकड़ सकता हूँ? इजाज़त है आपकी? देखिए। ओ, बड़ा लाइट वेट है। अच्छा, ये पेठा कद्दू, और ये उसका फिर चमड़ा बकरे का, ठीक है। और ये बांसुरी वाली स्टिक है? नहीं, ये लकड़ी है, ये जिला कश्मीर सिंध में बनती है। अच्छा, ये अब जब बाजार थे मैं थोड़ा सा नोट करता, ये ऐसे ऐसे है ना? हाँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। वो दूसरा मुश्किल लगता है मुझे। आपकी मैं देख रहा था उंगली, ये कब कटी थी? ये उस जिससे आप चपड़ी बजा रहे थे? ये बचपन में। हाँ। मसला होता है इसकी वजह से? नहीं, इसमें ओके, अब आप आदत हो गई ज़ाहिर है आपको।
जैसा सबीन ने भी कहा ना वो रियाज करना, तो उसमें ज़रा एक तो आपकी आवाज़ की रियाजत है, दूसरा इस इंस्ट्रूमेंट की भी एक प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल सीखा है ना ये। हाँ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस हर साज को लेकर। अच्छा, अभी सिखा भी रहे हैं, सीखने आ रहे हैं लोग आपसे? अब मेरे शागिर्द भी हैं। अच्छा, आपके हैं कितने अभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं? बस 4-5 शागिर्द हैं। 4-5 है? क्यों वैसे इतना इस इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं है बहुत ज्यादा लोगों को, या रुझान? असल में मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं घर बैठ के सिखाऊं। ओके, इस वजह से फंक्शन होते हैं। मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल है। किस किस उम्र के लोग ज्यादा आते हैं? ये नौजवान हमारे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या बड़ी उम्र के लोग? नौजवान ज्यादा आ रहे हैं। मेरी उम्र के नौजवान। आपकी उम्र के नौजवान? हाँ, या मुझसे कुछ छोटे। सही, जेन ज़ी यानी के। और क्या खवातीन भी हैं, लड़कियां भी हमारी इस तरफ आ रही हैं कि इस म्यूजिक को? चोलिस्तान में लड़कियां नहीं गाती। अच्छा। और खवातीन गाती हैं घर में, जो शादी के सहरे होते हैं इस हवाले से, और जो इबादत के हवाले से वो भी गीत गाते हैं। ज़्यादातर औरतें घर में इकट्ठी होकर 5-10 वो सहरे गाती हैं। अच्छा, लेकिन क्या मर्द भी गाते हैं सेहरा? हाँ गाते हैं। कोई है आपके माइंड में ऐसा जो हम अगर सुन सकें शादी सीजन के हवाले से? सुना हो जाए कुछ? शादी हो तो ये सुनना है जी। रंग भिन लावे सावा तेरी लोईदा, रंग भिन लावे सावल तेरी लोईदा। बाबे प्यारा में तू कंगन घरवा दे, सावल जीवे में तू कंगन घरवा दे, नग लावा दे पुरोहिता, रंग भिन लावे सावा तेरी लोईदा, रंग भिन लावे वीरण तेरी लोईदा। भाया रे जीवे में कंगन घरवा दे, वीरण जीवे में कंगन घरवा दे, नग लावा दे पुरोहिता, रंग भिन लावे सावा तेरी लोईदा, रंग भिन ला परनुदा तेरी लोईदा। शादी पुकार शादी होईदा, रंग भिन लावे सावा तेरी लोईदा, रंग भिन लावे भायर तेरी लोईदा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत ही कमाल। और जैसे सबीन ने भी कहा ना, वो खवातीन के पर्सपेक्टिव से, तो क्या ऐसा होता है कि घर के अलावा भी कभी कुछ आप लोग के अपने जिस तरह इवेंट्स चल रहे होते हैं या कोई ऐसे कोई महफिल होती है, बाज़-औक़ात ऐसे कोई इवेंट हो जाता है कि जिसमें लोग आए, आप लोगों को सुन रहे हो, आपकी म्यूजिक को सुन रहे हो, तो उसमें कभी होता है कि खवातीन को इनकरेज किया जाता हो कि वो करें उसमें पार्टिसिपेट? नहीं, चोलिस्तान की जो हमारी खवातीन है ना, वो किसी इवेंट में नहीं गाती। ओके, अच्छा, वो अपने अपने ज़ाहिर वहाँ की कल्चर है, उसके हवाले से है, वो घरों में। वो रहीमर खान में सादकाबाद में, और मई दादली, मई नूरी, सितारा लाल और बहुत सारी फनकार हैं। मई नूरी बड़ी मशहूर शख्सियत, हाँ बिल्कुल। वो परफॉर्म करती हैं, वो फनकारा है। ओके, सही। वो खानदानी तौर पे फनकारा है ना। सही। अच्छा, ऐसा होता है कि आपको लगता हो कि इतनी पज़ीराई शायद ना मिलती हो जिस तरह का, बिकॉज ये एक बड़ा मुश्किल, बड़ा मुनफरिद किस्म का म्यूज़िक है, एक आर्ट है, इंस्ट्रूमेंट है। सो डू यू थिंक कि शायद उस तरह से पज़ीराई नहीं मिलती जिस तरह से मिलनी चाहिए? एंड स्पेशली जो हम रियलिटी शोज़ भी देख रहे होते हैं, या इसके अलावा भी जो म्यूज़िकल शोज़ आ रहे होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कराया जा सकता हो? बिकॉज अब हमने देखा कि वैसे काफ़ी लोग हैं जिनको खवातीन भी, जिस तरह हम पहले भी जिक्र करते हैं, वैसे भी जो हमारा कल्चरल म्यूज़िक है उसको ऐड किया जाता हो, लेकिन डोंट यू थिंक कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए? बिकॉज ये हमारी सकाफ़त, यही तो हमारी पहचान है। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले जो चोलिस्तान की लोक मौसीकी है ना, उसको रेडियो पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाया। आज भी 40 साल 50 साल पहले अगर आवाज़ें महफूज हैं
तो रेडियो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया है। वो झुग्गियों से, सालों से, झोपड़ियों से, रेगिस्तान से, टीलों से बुलाकर उस आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी, हमने भी रोतु रंगीली के प्रोग्राम में लाहौर सेंटर में परफॉर्म किया था 2003 में, और इससे पहले मेरे वालिद ने। तो मैं कहता हूँ कि ये आवाज़ की दुनिया के हवाले से रेडियो पाकिस्तान रिकॉर्ड कर रहा है और काम कर रहा है, उसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। ये आवाज़ें जो है वो महफूज हो जाए। और रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्तान में भी, इधर भी। मैं पहले आया हूँ आपके स्टूडियो में। तो मैं कहता हूँ कि इसके अलावा जो सरकारी इवेंट हो रहे हैं कल्चरल, उसमें चोलिस्तानी फनकारों को भरपूर नमन की दी जाए। बिल्कुल, ऐसे बहुत ज़रूरी है, ऐसे इवेंट्स में ज़्यादा नजर आए, और हर और जगह का जो सब फनकारों को, हाँ सब फनकारों को, मुझे नहीं, सब फनकारों को। हमारी सकाफत है जी, और हमें इस सकाफत को लेकर आगे चलना हमारी पहचान है। सर, इट्स सो गुड टू हैव यू। हमें नाज़रीन से लेनी इजाज़त, लेकिन उस इजाज़त से पहले हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि एक और अगर कोई साज हो जाए, और उसके साथ ही हम वाइंड अप करेंगे। सावी सावी किकरी उते चिट्टे चिट्टे बग ढोलना असा मना लोगो सीधे तुसा मना ठग ढोलना मीह पिया पलिया उते फुल्ला उते कलिया उते निमी निमी अंदरूं वाला दुख पये अग ढोलना सावी सावी किकरी उते चिट्टे चिट्टे बग ढोलना असा मना लोगो सीधे तुसा मना ठग ढोलना नौडा चंद्र किथा सत अठ साल किथा उमरा दी उमरा गई तेरे नावे लग ढोलना सावी सावी किकरी उते चिट्टे चिट्टे बग ढोलना असा मना लोगो सीधे तुसा मना ठग ढोलना असा मना लोगो सीधे तुसा मना ठग ढोलना सिंधु तेरे पुत्र असा सिंधु तेरे बाल असा सिंधु तेरे पुत्र असा सिंधु तेरे बाल असा तेरे नवे लाज सबो तेरे नवे पग ढोलना सावी सावी किकरी उते चिट्टे चिट्टे पग ढोलना असा मना लोगो सीधे तुसा मना ठग ढोलना नौडा चंद्र किथा
ਸਾਵੀ ਕਿਕਰੀ ਉਤੇ दुरुस्त हर वक्त बर वक्त